प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में 13वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसा कि अगर हम बात करें कक्षा 9 गणित की, तो उसमें भी हमारा जो अध्याय 13 है उसका नाम यही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जो आपने कक्षा 9 में 13वें चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र पढ़े हैं, वो सारे सूत्र यहाँ पे प्रयोग होंगे। कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, बस जो आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है उस स्टडी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। क्योंकि आप अब कक्षा 9 की बजाय कक्षा 10 में है, तो इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। सारे के सारे सूत्र वही हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से प्रश्नों को हल करना है। तो आइए देखते हैं कि कक्षा 10 में जो 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वो कक्षा 9 के मुकाबले वो किस तरह से अलग है। तो शुरू करते हैं। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अगर हम कक्षा 9 की बात करें, प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 9 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखा था विभिन्न प्रकार के ठोसों का, जिसमें विशेष रूप से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और घनाभ के साथ साथ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी सीखा था हमने, किस तरह से ज्ञात करते हैं। और साथ ही साथ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी हमने कक्षा 9 में ज्ञात करना सीखा था। प्यारे बच्चों, अब हम अगर बात करें कक्षा 10 की, तो उसमें सारे के सारे जो सूत्र हैं कक्षा 9 में जो आपने पढ़े हैं वही अप्लाई होंगे, बस थोड़ी सी एक नई बात आएगी। तो 13वें चैप्टर के प्रत्येक प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जो आपने 9वीं कक्षा में इन ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र पढ़े हैं उनका प्रयोग करना है। तो आपको उनकी समझ होनी चाहिए और कौन सा सूत्र किस जगह पे प्रयोग किया जाना है इसकी समझ होनी चाहिए, और कौन सी ठोस आकृति को क्या कहते हैं गणितीय रूप में इसकी समझ होनी चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी जल्दी से जो हमने कक्षा 9 में गणित के सूत्र पढ़े हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, उनको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने कक्षा 9 गणित में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने घनाभ के बारे में पढ़ा था। तो घनाभ, हमारे पास बहुत सारी आकृतियां होती हैं जो घनाभ के आकार की होती है, जैसे जूते का डिब्बा, आपकी जो गणित की पाठ्य पुस्तक है, या एक कमरा, ये घनाभ आकार का होता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 ब्रैकेट के अंदर, यानी कि 2 गुना में एल बी। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, और एच का मतलब ऊंचाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से संबंधित है। तो एल हमारे पास लंबाई, बी हमारे पास चौड़ाई और एच हमारे पास ऊंचाई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 2 गुना में, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये गुना है एल बी मतलब लंबाई गुना में चौड़ाई, प्लस बी एच का मतलब चौड़ाई गुना में ऊंचाई, प्लस एच एल का मतलब ऊंचाई गुना में लंबाई। यानी कि कई बार हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 गुना में, कैपिटल में भी लिख लेते हैं कई बार, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इस तरह से भी हम कई बार इसको लिख देते हैं। तो मीनिंग इसका यही है,
इसमें कोई फर्क नहीं है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 गुना में लंबाई गुना में चौड़ाई जमा चौड़ाई गुना में ऊंचाई और जमा ऊंचाई गुना में लंबाई। तो ये हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर घनाभ की बात करें, देखो इसमें हमारे पास 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक तो ये, एक बिल्कुल नीचे, एक यहाँ पे, एक इस तरफ, एक यहाँ पे सामने और एक इसके पीछे। तो 6 फेस है ये। तो ऊपर और नीचे का एक जैसा है, ये वाला और ये वाला एक जैसा है, और ये वाला और ये एक जैसा है। तो ये सारी आयत बनती है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। तो उससे ये हमारे पास 2-2 बन जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, घनाभ से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, और ये है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो ऊपर का होता है और जो नीचे होता है उसको हम छोड़ देते हैं। जो ऊपर और नीचे, यानी कि अगर घनाभ आकार के कमरे की बात करें तो कमरे की फर्श और छत को छोड़ देंगे। तो कमरे के फर्श, देखो कमरे के फर्श में क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, और छत में भी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो हमारे पास कौन सा छूट जाएगा, इसमें से 2 LB छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा हमारे पास, 2 गुना में LB छूट जाएगा। बाकी का बच जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन से बच जाएंगे, एक तो 2 LH या HL बच जाएगा, और एक 2 BH। यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का संबंध चारों दीवारों के क्षेत्रफल से है। आप इसको अगर घनाभ को एक कमरा माने तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का संबंध चारों जो दीवार है उनके क्षेत्रफल से है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना है यहाँ पे। अगर इस फॉर्मूले की हम बात करें तो ये है हमारे पास 2 LH प्लस 2 BH, यानी कि LB लंबाई गुना चौड़ाई वाला छोड़ देना है। तो 2 LH प्लस 2 BH। अब इसमें से 2 कॉमन है और H भी कॉमन है। तो 2H अगर कॉमन ले ले तो अंदर से L बच जाएगा और B बच जाएगा, L प्लस B, L प्लस B। तो ये हमारे पास बच जाएगा। तो प्यारे बच्चे, इसमें यही कहा गया कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास हो गया 2 LH और 2 BH। आपकी मर्जी है 2 BH प्लस 2 LH भी लिखना चाहिए। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा फिर, 2 L जमा B गुना में H, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। तो इसके बराबर होता है हमारे पास। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ और घन में क्या फर्क होता है, तो घनाभ और घन में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब घन की बात करते हैं तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी बराबर हो जाती है। तो हम उसको क्या मान लेते हैं, भुजा मान लेते हैं, तो या फिर किनारा मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखो लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हमारे पास 6 गुना में भुजा स्क्वायर, इसको लिखते हैं 6 गुना में भुजा गुना भुजा या फिर भुजा का वर्ग। अब भुजा को A मानना है तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, चार दीवारी का क्षेत्रफल की बात करें इसके, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4A स्क्वायर। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 4A स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण ठोस आ जाता है जिसको हम कहते हैं बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई RH। पाई का मतलब ये हमारे पास 22/7 हम यूज करते हैं या फिर 3.14 यूज करते हैं। R बेलन के आधार की त्रिज्या और H बेलन की ऊंचाई। तो ये आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जहां से ये मुड़ा हुआ है ये वाला क्षेत्रफल।
ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम इसको कह देते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से अगर हम बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो ये होगा देखो 2 पाई आर एच। ये तो जहां से ये वक्र है ये वाला, एक ऊपर इसके वृत्त है और एक नीचे वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर ऊपर के लिए और इसी तरह से पाई आर स्क्वायर नीचे के लिए। तो ये कितने हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन और अंदर आ जाएगा आर प्लस एच। तो इस तरह से बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु कैसी आकृति होगी? जैसे अगर हम बात करें शंकु के लिए, तो शंकु जैसे एक बर्थडे कैप होती है या एक जोकर की टोपी होती है, तो ये शंकु होगा हमारे पास। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल। आर का मतलब है इसके आधार की त्रिज्या ये, और एल का मतलब है तिरछी ऊंचाई, एल ये है हमारे पास, और एच का मतलब है ऊंचाई। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला पाई आर एल प्लस ये जो आधार पे वृत्त बना हुआ है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से पाई कॉमन है और आर कॉमन है, अंदर आ जाएगा एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास? जो आर है वो आधार की त्रिज्या है, एच है वो ऊंचाई है, और एल है हमारे पास वो तिरछी ऊंचाई है। प्यारे बच्चों आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ से देखो आर एच और एल में क्या संबंध है। यहाँ पे हम आप देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाती है, यहाँ पे ये वाली एक समकोण त्रिभुज बन जाती है। तो इसमें समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, यानी कि एल हमारा कर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि एल स्क्वायर किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो एल का मान कितना आ जाएगा? वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तिर्यक ऊंचाई भी कह देते हैं, तिरछी ऊंचाई भी कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोला यानी कि एक हमारे पास बॉल या फुटबॉल है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे कि गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और जो गोले का संपूर्ण, वो दोनों बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे कि गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दोनों ही सेम होते हैं। किसके बराबर होते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर के। क्योंकि गोले को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी जगह से मुड़ा हुआ है, हर जगह से ये कर्व ही है, वक्र ही है। तो इसका वक्र और संपूर्ण या कुल एक ही बराबर होता है। तो दोनों के लिए हमारा फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसमें से कुछ नहीं लिखा हुआ, वक्र भी नहीं लिखा हुआ और कुल या संपूर्ण भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि दोनों एक ही बात है। पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं। गोले के बाद हम पहुंच जाते हैं अर्धगोले पे। अब अर्धगोला, जब गोले को हम एक समतल के साथ बीच से 2 बराबर भागों में बांट देते हैं तो इस प्रकार जो हमें आकृति प्राप्त होगी वो क्या होगा? अर्धगोला होगा। तो जब हम गोले को 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम ये होगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये हमारे पास होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है
कि वक्र तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे भी तो एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में जब हम पाई आर स्क्वायर प्लस कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर ये है, पाई आर स्क्वायर 2 और एक 3, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारे पास क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम आयतन पे। तो जिस तरह से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इसी तरह से हमने क्या आयतन ज्ञात किए थे। तो आयतन में अगर हम बात करें कि घनाभ के आयतन की, तो घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, यानी कि हम इसको कह सकते हैं L गुना में B गुना में H। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें घन की, तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, तो यहाँ पे हम उसको भुजा कह सकते हैं। तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा गुना में भुजा गुना में भुजा, या फिर हम उसको किनारा कह देते हैं। तो घन का आयतन हो जाएगा हमारे पास क्या, किनारा गुना में किनारा गुना में किनारा। तो उसको हम भुजा को या किनारे को ए माने तो ए गुना में ए गुना में ए, तो 3 बार ए है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा हमारे पास। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन के आयतन का हमारे पास फॉर्मूला है, बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हमें बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शंकु का आयतन। जो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है। तो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है, इसलिए शंकु का जो आयतन होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं गोले के आयतन के बारे में। तो गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन है हमारे पास, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और ठीक इसी तरह से अर्धगोले का आयतन अगर हमें ज्ञात करना है तो इसका आधा कर देंगे, 4/3 का कितना बन जाएगा, 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे ये सूत्र थे जो हमने कक्षा 9 में पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए थे। तो ये हमारे पास टोटल 15 सूत्र हैं। आपको अच्छे से समझ इन सूत्रों की होनी चाहिए, साथ ही आपको याद भी होनी चाहिए, ताकि जो ठोस जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन आपसे पूछा गया है, आप जो उपयुक्त सूत्र है उसका प्रयोग करके ज्ञात कर सको। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास जो हमने कक्षा 9 में पढ़े थे। अब हम कक्षा 10 में क्या करेंगे। अब आप देखें कई बार आपने सड़क पे चलते हुए कुछ ऐसे ठोस देखे हैं जो आपको कुछ जाने पहचाने से लगते हैं, कुछ उनमें कुछ पार्ट ऐसा लगता है कि ये नहीं होता तो ये ऐसे होता। तो जैसे अगर हम बात करें, एक ट्रक है जिसके पीछे एक बड़ा कंटेनर है, तो ये हमारे पास वो कंटेनर है, ये इसमें दूध पानी या कोई तरल लेके जा रहा है। तो मान लो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात करना पड़ जाए, तो हमने जो कक्षा 9 में ठोस पढ़े हैं, ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ा है, ये उनमें से किसी जैसा नहीं है, ये उनमें से किसी भी प्रकार का नहीं है। तो इस तरह की जो आकृतियां हैं, इस तरह के जो ठोस हैं, उनका हम किस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं, वो हम कक्षा 10 के अध्याय 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों अगर आप इस कंटेनर को ध्यान से देखें तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें यहां से यहां तक ये एक अर्धगोला है और यहां से यहां तक भी ये अर्धगोला है और बीच में ये बेलन है। तो यानी कि ये जो कंटेनर है कैसे बना हुआ है, बीच में तो बेलन है और इसके ऊपर और नीचे क्या 2 अर्धगोले लगाए हुए हैं या समायोजित किए हुए हैं। तो इस तरह से एक नई आकृति प्राप्त होगी। तो इस नई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ये जिस जिस आकृतियों से बनी हुई है उनका
जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह से हम साइंस लैब में अक्सर देखते हैं कि जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब या परखनली कहते हैं, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी हमें एक ऐसी आकृति है जिसके ऊपर तो यहाँ तक तो बेलन है, इसके ऊपर की बात करें तो बेलन है, और इसके जो नीचे है एक अर्धवृत्त लगा दिया गया है। तो इस तरह से इसमें एक तो बेलन है ऊपर और नीचे इसके अर्धवृत्त है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात करना हो तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? क्योंकि प्यारे बच्चों, इनको किसी नाम से वर्गीकृत तो हम नहीं कर सकते, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, यही हमारा जो चैप्टर 13 है इसमें हम ये सीखेंगे। कि यहाँ पे हमारे पास, अब हम स्टार्ट करते हैं 13.1 के बेसिक के बारे में। तो 13.1 में जो बेसिक है वो है ठोसों के संयोजनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा ठोस को आपस में संयोजित किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से जो आकृति प्राप्त होती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम उस कंटेनर की बात करें जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो हमारे पास कंटेनर है, इसमें इधर इस सिरे पे भी एक अर्धवृत्त लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है, और इधर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है, और बीच में ये बेलन है। तो दो अर्धगोले और एक बेलन को संयोजित कर रखा है। तो इस प्रकार से जो हमें आकृति प्राप्त हुई है ये वो कंटेनर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका पूरे का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखोगे कि इस कंटेनर का जब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो देखो, इधर ये जो अर्धवृत्त है, इसके इस ओर जो ये अर्धवृत्त है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो इसका जो आधार है, इस अर्धगोले का जो आधार है, ये तो हमें नजर ही नहीं आएगा जब इसके साथ ये मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से इधर जो ये अर्धगोला है ये भी इसके साथ मिल जाएगा, तो ये भी हमें नजर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास हमें क्या करना है? दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्लस जो बीच में बेलन है, जो बीच में ये हमारे पास बेलन है, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। क्योंकि ये इधर से अर्धगोला इस पे चिपक जाएगा, इधर से ये इस पे चिपक जाएगा, तो ऐसी आकृति मिल जाएगी, ऐसी आकृति हमारे पास बन जाएगी, या ऐसी कह लो आप आकृति बन जाएगी। तो इसमें ये हिस्सा, इसका जो अर्धगोला है, इसका जो आधार है, या जो बेलन के आधार है, इधर वाला जो अर्धगोला इसका आधार है, ये तो हमें नजर नहीं आएंगे क्योंकि आपस में ये तो मिल जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। तो इस वजह से इस जो ठोस आकृति है, इस जो कंटेनर का हमें क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इधर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? कंटेनर का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कंटेनर का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आधार हमें नजर नहीं आएंगे, ये भी नजर नहीं आएगा, ये भी नजर नहीं आएगा, इधर से ये भी नजर नहीं आएगा, ये भी नजर नहीं आएगा, तो हमें तो ऐसी आकृति नजर आएगी। तो इस तरह से हमें क्या नजर आएगा? दोनों जो अर्धगोले हैं उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नजर आएगा, और जो बेलन है उसका भी वक्र पृष्ठीय नजर आएगा। दोनों अर्धगोले और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ नजर आएगा। तो हम क्या करेंगे? इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करके उनको जोड़ देंगे तो हमें जो कंटेनर है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस मतलब ये कंटेनर, क्या? एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर बीच में हमारे पास ये बेलन आ गया, बीच में हमारे पास ये बेलन आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर हमारे पास दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ठीक इसी प्रकार से अगर हम एक और उदाहरण लें इसका,
कि हमारे पास कोई खिलौना है और वो खिलौना कैसे बना हुआ है। वो खिलौना कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि उसमें ऊपर का जो हिस्सा है वो एक शंकु के आकार का है और नीचे का जो हिस्सा है वो एक अर्धगोले के आकार का है। और उन दोनों को इस तरह से आपस में मिलाएंगे हम। तो जब उन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये आकृति प्राप्त हो रही है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान से देखें कि जब हमें ये आकृति प्राप्त हुई है तो हमें ना तो इसका ये हिस्सा नजर आ रहा अर्धगोले का और ना ही इस शंकु का ये हिस्सा नजर आ रहा। तो इनमें से दोनों में से कोई सा भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा। तो जो खिलौना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा। जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास प्रश्नावली 13.1 के लिए बेसिक। प्रश्नावली 13.1 और इसके बाद की जितनी भी प्रश्नावली है वो सारी की सारी बेहद मज़ेदार प्रश्नावली है, एग्जाम के हिसाब से भी बेहद इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्यारे बच्चों, इन प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के ठोसों की समझ होनी चाहिए, प्लस जितने भी सूत्र है ये आपको अच्छे से आने चाहिए ताकि आपको पता हो कि किस जगह पे कौन सा सूत्र अप्लाई करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।